तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी को जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा गजब की है जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। कहानी की लीड एक्टर है राधिका आप्टे जिसने फिल्म के अंदर एक्टिंग बहुत ही गजब की है और मैं तो फैन ही हो गया। मूवी का नाम है सिस्टर मिडनाइट। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं बिना देरी किए आज की बेहतरीन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के नए जोड़े से जिसमें दूल्हे का नाम गोपाल है और वहीं दुल्हन का नाम उमा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपाल उमा से शादी करके उसे अपने घर पर ला रहा होता है। अब काफी सफर करके वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपाल का घर बहुत ही छोटा होता है जिसके बाद वो दोनों बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एक दूसरे से ना ही कोई बातें करते हैं और ना ही कोई हरकत। थोड़ी देर के बाद उमा साइड में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो वहीं गोपाल घर से बाहर आ जाता है उमा की प्राइवेसी के लिए। अब थोड़ी देर के बाद उमा जब बिस्तर पर सो रही होती है गोपाल घर के अंदर आकर उमा को ही देखते रहता है। मतलब कि गोपाल इशारों से उमा को बोल रहा होता है कि तुम अब घर के बाहर आ जाओ, मैं अपने कपड़े चेंज करने वाला हूँ। तो उसी तरह उमा घर के बाहर आ जाती है और वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगती है। अब ऐसा कुछ होने के बाद दोनों रात के वक्त अपना अपना मुंह फेर कर सो रहे होते हैं। आधी रात को उमा की नींद टूट जाती है। वह घर के बाहर आकर थोड़ा टहलने लगती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नई जगह थी। क्योंकि ऐसा हमारे भी साथ होता है, जब कोई हम अपनी जगह बदल देते हैं तो हमें भी नींद नहीं आती है। खैर सुबह उमा की जब नींद खुलती है तो बेड पर गोपाल को नहीं देखती, मतलब कि गोपाल कब का उठकर अपने काम पर जा चुका होता है। उमा जब घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर इतनी सारी भीड़ और शोर शराबा देखकर उमा झट से अपना कमरा बंद कर लेती है। इसके बाद वह ऐसी घर में बैठी रहती है कि कब गोपाल आएगा, उसके लिए खाना लाएगा। उमा को अब बहुत जोर से भूख लगती है तो वह घर के बाहर खाना खाने के लिए जाती है। तभी उमा की पड़ोसन शीतल उमा से मक्खन मांगने लगती है। उमा शीतल से कोई बात नहीं करती, वह जल्दी से घर के अंदर जाकर झट से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। और रात होने के बाद उमा को गोपाल के आने की आहट महसूस होती है तो वह जल्दी से तैयार हो जाती है गोपाल के ऊपर गुस्सा होने के लिए। मगर गोपाल तो घर के अंदर आते ही लुढ़क जाता है क्योंकि वह फुल टल्ली हो चुका था, मतलब कि बहुत ही शराब पीकर आया था और वहीं बैठे बैठे सो जाता है। उमा गोपाल के पॉकेट से पैसे निकालकर बाहर जाकर अपनी भूख मिटाती है। मतलब कि उमा जब से यहाँ पर आई है तब से उसने कुछ खाया ही नहीं। सुबह जब गोपाल की नींद खुलती है तो इसके सामने उमा ब्रश कर रही होती है। उमा पूछती है कि कल तुम सारा दिन किधर गए थे। गोपाल बताता है कि दरअसल मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी है और मुझे जबरदस्ती दारू पिला दी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। उमा गोपाल के ऊपर गुस्सा होने लगती है कि कल से मैं भूखी हूँ तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, जिस पर गोपाल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब गोपाल उमा से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। इसके बाद गोपाल जब अपने काम पर जाने लगता है तो उमा गोपाल से पैसे मांगती है और यहाँ पर गोपाल थोड़ी बहुत पैसे रखकर टेबल पर चला जाता है। इन दोनों को देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों को यह शादी पसंद नहीं, दोनों अपने अलग अलग दुनिया में ही जी रहे होते हैं। और सुबह होने के बाद उमा ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठी होती है। गोपाल जाने से पहले उमा को थोड़ी बहुत पैसे देकर जाता है तो उमा पैसे लेकर बाजार जाती है, कुछ सब्जी वगैरह खरीद कर घर लाती है। मगर सब्जी कैसे बनाना है इसे कुछ नहीं आता। अपने बगल वाले पड़ोसी शीतल घर जाकर उसे चाकू मांगने लगती है तो वह शीतल एक बहुत ही बड़ी चाकू लाकर उमा के हाथ में थमा देती है। यहाँ पर उमा को चाकू तो मिल जाता है लेकिन यहाँ पर सब्जी उसे काटना नहीं आता। रात होने के बाद गोपाल जब अपने घर आ रहा होता है तो इसके मोहल्ले के सारी औरतें अपने हस्बैंड को खाना परोस रही होती हैं। जब गोपाल अपने घर आता है तो उमा अभी आटे में उलझी होती है। गोपाल को बोलती है कि यह खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। थोड़ी देर के बाद गोपाल बाहर से खाना लाता है तो दोनों खाना खाते हैं। जब सोने की बारी आती है तो उमा जल्दी से अपने कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट जाती है और अपना हाथ आगे करके गोपाल को बुलाती है। मगर यहाँ गोपाल उमा को शेक हैंड देकर चुपचाप सो जाता है। सुबह होने के बाद उमा अब तक सारे पैसे खर्च कर चुकी होती है। गोपाल इसे डांटने लगता है लेकिन उमा उल्टा ही गोपाल को डांटने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता। तो गोपाल उमा को एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि किस दिन कितना पैसा खर्च करना है, कौन सी सब्जी बनानी है, कितनी दाल चावल बनाने हैं। इसके बाद में उमा शीतल के पास जाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती है। शाम होने के बाद उमा जब खाना बनाकर गोपाल को परोसती है तो खाना खाने के बाद गोपाल उमा की बहुत ही तारीफ करने लगता है। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे को ही देखते रहते हैं और उनके पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर आकर सिगरेट पीते हैं और सुबह होने के बाद गोपाल बहुत ही ज्यादा उल्टी करने लगता है और आज संडे होता है तो उमा गोपाल को बोलती है कि शादी को हुए इतने दिन हो गए मगर अब तक तुमने मुझे एक भी दिन बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। गोपाल बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों के बाद एक शादी है, हम वहाँ पर चलेंगे। और उमा बोलती है कि मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती, तो मुझे आज की आज घुमाने ले चलो। अब बेचारा गोपाल उमा को लेकर किसी जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि गोपाल और उमा 13 घंटों का सफर करके किसी बीच के पास आते हैं। थोड़ा बहुत बीच पर घूमने के बाद दोनों बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगते हैं कि अगली बस कब आएगी, कब हम दोनों घर पर जाएंगे। फिर से हमें 13 घंटों का सफर करना है। थोड़ी देर के बाद बस आती है तो दोनों बस में बैठकर मुंबई जाते हैं। अब गोपाल घर आते ही वह जल्दी से अपने काम पर चला जाता है। उमा के हाथ में अभी भी शादी वाली चूड़ियां होती हैं जो बहुत ही शोर शराबा करती हैं। इससे उमा बहुत ही परेशान रहती है तो उमा किसी चप्पल बनवाने वाले के पास जाकर अपनी चूड़ियां तोड़वा लेती है। अगले संडे को गोपाल अपने रिश्तेदार की एक शादी पर उमा को लेकर जाता है लेकिन इस शादी में उमा को इतना मजा नहीं आ रहा होता। वह बोर होने लगती है। वो यहाँ से उठकर चुपचाप चली जाती है और सुबह होने के बाद उमा उल्टी करने लगती है। गोपाल इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिसमें उमा बोलती है कि
नहीं, मैं ठीक हूँ, रात को शादी में मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब गोपाल जब अपने काम पर चला जाता है तो उमा घर में ऐसे ही बैठी रहती है, चुपचाप शांत तरीके से। इसके बाद उमा एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर वहाँ जो पौधे रखे होते हैं वह एक एक करके चुरा कर उसे अपने घर पर लाती है, क्योंकि घर में पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। उमा उन पौधों के बीच बैठकर सुट्टा मारने लगती है, मतलब की बीड़ी पीने लगती है। थोड़ी देर के बाद उमा घर से बाहर निकलकर इधर उधर भटकने लगती है, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी किधर कभी। उमा जब बीच के पास जाती है तो इसके अगल बगल रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। उमा इन लोगों के रोना ना देखते हुए किसी कंपनी पर आकर बैठ जाती है, यहाँ के किसी शख्स से काम मांगने लगती है। वो आदमी बोलता है कि तुम साफ सफाई का काम कर सकती हो ना। उमा बोलती है कि हाँ, मैं तो सफाई की देवी हूँ, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस तरह से उमा रात भर यहीं पर रुककर सारे ऑफिस की अच्छे से साफ सफाई करती है। सारा काम खत्म होने के बाद उमा बाल्टी और झाड़ू को अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। वहीं पर वॉचमैन भी होता है, उसका भी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका होता है, तो वह भी साइकिल के जरिए अपने घर जा रहा होता है। उमा से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से वह सिक्योरिटी गार्ड उमा को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जाने लगता है। इस ऑफिस से उमा का घर 4 घंटे की दूरी पर होता है। सुबह होने के बाद उमा शीतल से मुलाकात करती है, दोनों इधर उधर घूमने लगती हैं। शाम होने के बाद उमा फिर से बाल्टी झाड़ू लेकर अपने काम पर जाने लगती है। और सुबह होने के बाद उमा शीतल दोनों बैठकर गपशप मारने लगती हैं, बातें करने लगती हैं। गपशप के दौरान शीतल उमा से गोपाल के बारे में पूछती है तो मालूम चलता है कि दोनों एक ही गाँव के हैं, बचपन में दोनों साथ ही रहे, इसलिए उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। बातों के दौरान शीतल कहती है कि उमा तुम दिन पर दिन पतली होती जा रही हो। उमा बोलती है कि अरे बस मेरा पेट खराब है, इसलिए उसी रात उमा अपने काम पर जा रही होती है तो इस रास्ते के बीच कुछ ट्रांसजेंडर नजर आते हैं। उन्हीं में से एक उमा से पूछता है कि यह चिकनी कौन सी क्रीम लगाती है जो चांद जैसी गोरी है। उमा इसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप यहाँ से भाग निकलती है। इस ऑफिस का बॉस मुझे ऑब्जर्व करता है कि उमा की तबीयत सही नहीं है, इसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। मतलब ये शख्स उमा की केयरिंग करता रहता है। डॉक्टर उमा की चेकअप करके बताता है कि इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे ले लेना या ठीक हो जाएगी। सो होने के बाद उमा घर आती है और शीतल से मिलने के लिए जाती है। शीतल बोलती है कि तू अपने आदमी के पास जा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जा रही हूँ, पता नहीं अब तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी, और वैसे भी इस वक्त तेरा मर्द घर पर आया है। जब उमा घर के अंदर आती है तो गोपाल का हाथ और कहीं होता है, मतलब कि वो मास्टरबेट कर रहा होता है, और ऐसा देखकर उमा शर्मा जाती है और अपना बाल्टी झाड़ू लेकर फिर से काम पर जाने लगती है। अब ऑफिस आने के बाद उमा यहाँ अपना काम खत्म कर लेती है और देखती है कि वॉचमैन फिर से बिल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है, तो उमा भी इसके साथ ऊपर जाने लगती है कि थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन यह दोनों थोड़ी देर नहीं बैठते, रात भर बैठे रहते हैं। सुबह होने के बाद उमा जब अपने घर जा रही होती है तो उन्हीं ट्रांसजेंडर में से एक ट्रांसजेंडर उमा को अपने पास बुलाती है। उमा को चाय देते हुए दोनों थोड़ी बातें करते हैं और यहाँ पर बहुत सन्नाटा होता है। नॉइस के बावजूद ही उमा के कान में कोई आवाज गूंजने लगती है। इसके बाद उमा जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है तो इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी इसे ठंड लग रही होती है। एक बहुत ही मॉडर्न लड़की उमा के पास आकर इसे पूछती है कि तुम कौन सी क्रीम लगाती हो। उमा इसे कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद उमा कंबल वगैरह ओढ़कर फिर घर से बाहर आती है। अब रात होने के बाद उमा गोपाल जब दोनों सो रहे होते हैं तो उमा को नींद नहीं आती, जिस वजह से वह रात को टहलने के लिए घर से बाहर आती है। इसके बाद वो कानों के डॉक्टर के पास जाती है। उमा यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि मेरे कानों में कोई आवाज बहुत ही ज्यादा गूंज रही है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे दोनों कान ठीक हैं, शायद तुम्हें बुखार की वजह से ऐसा लग रहा हो। उमा यहाँ से घर लौटते वक्त कहीं पर सो जाती है। सुबह होने के बाद जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तब इसकी नींद खुलती है, वह घर वापस लौटती है। उमा जब घर आती है तो गोपाल इसे थोड़ा खाना खाने के लिए देता है। उमा बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में अभी भी गड़बड़ चल रही है। गोपाल बोलता है कि उमा मैंने तुम्हें कभी खाते हुए नहीं देखा। उमा इसका कोई जवाब नहीं देती। रात होने के बाद दोनों घर के बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उमा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहन। गोपाल पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। उमा बोलती है कि बादल उस तारे को निकल गया। गोपाल बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन उमा नहीं मानती। अगली रात उमा ऑफिस जाकर अपना साफ सफाई का काम करती है। काम करते करते उमा खुद ही नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो यह उठकर खुद अपने घर आने लगती है। वहीं झाड़ू बाल्टी लेकर रास्ते के दौरान उमा को एक बकरी का बच्चा नजर आता है, तो पता नहीं उमा को क्या हो जाता है, इसे मार कर इसका खून पीने लगती है। बाद में इस बकरी के बच्चे को सॉरी बोलकर उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। घर आने पर उमा गोपाल को एक जोर से किस करके सो जाती है। आज सुबह होने के बाद उमा फुल कवर वगैरह ओढ़कर उसी जगह पर जाकर बकरे के बच्चे का खून देखने लगती है, क्योंकि कल रात इसने एक बकरी के बच्चे को मारा था। उसी शाम उमा घर पर आकर गोपाल का बचा हुआ खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही उमा उल्टी करने लगती है। उमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हूँ। तभी उमा एक झाड़ी में घुसकर एक परिंदे को पकड़कर उसके खून
खून पीने लगती है। परिंदे के मरने के बाद उमा इस परिंदे को घर लाकर इसे कपड़े में लपेट कर एक डिब्बे में रख देती है और इस डिब्बे को खटिया के नीचे छुपा देती है। अब उमा ऐसा ही करने लगती है। कोई चिड़िया परिंदा को पकड़कर उसे मार कर उसका खून पीती है और सॉरी बोलकर उसकी बॉडी को अपने घर लाती है, कपड़े में लपेट कर डिब्बे में रख देती है। कुछ दिनों के बाद गोपाल उमा को बोलता है कि उमा, घर में कोई बदबू तुम्हें नहीं आ रही, कोई सड़ी हुई सामान का। उमा बोलती है, अरे गोपाल, ये शहर की बदबू है, ऐसे ही आ रही होगी, तुम काम पर जाओ। अब गोपाल के काम पर जाने के बाद उमा के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती हैं। मतलब कि उमा ने जिस परिंदे को मारा, उनका खून पिया, वो जिंदा होकर उसके घर में घूमने लगते हैं। और उसी रात उमा मरे हुए उन सारे परिंदों को एक कचरे की गाड़ी में डाल देती है। सुबह होने के बाद कम्बल ओढ़कर फोन बूथ के पास जाकर गोपाल के पास कॉल करती है। इन दोनों के बीच बाकी लवर की तरह, पति पत्नी की तरह घंटों तक बातें नहीं होती, बस यही कि तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बस खत्म। रात होने के बाद गोपाल जब घर पर आता है तो यह दोनों एक दूसरे को कुछ बातें बताने वाले होते हैं। गोपाल बोलता है कि पहले तुम बताओ। उमा गोपाल को आराम से बैठकर बोलती है कि मैं जो तुम्हें बोलने वाली हूँ वह तुम्हें अजीब तो लगेगा, मगर यही सच है। इस तरह से उमा एक सच बताती है, मगर क्या बताती है यह हमें मूवी में दिखाया नहीं जाता। अब उमा की बातें सुनकर गोपाल शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद गोपाल बोलता है कि हमारे घर में फ्रेंड आने वाले हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो झूठी स्मेल रखकर दोनों घर पर आए मेहमान का वेलकम बोलने लगते हैं। इसके बाद ये चारों बीच पर जाते हैं घूमने के लिए। बीच पर आने के बाद इन चारों के बीच बातें नहीं हो रही होती। गोपाल के फ्रेंड्स और उसकी बीवी के बीच बातचीत होती रहती है। उमा गोपाल दोनों चुपचाप बैठकर इन दोनों को देखते रहते हैं। गोपाल के दोस्त के पास एक कुत्ता होता है। उमा बोलती है कि क्या मैं इसे घुमाने के लिए ले जाऊं। इस तरह से वह उसे घुमाने के लिए ले जाती है, मगर किसी बच्चे को देखकर चली आती है। गोपाल के दोस्त के पास आकर बोलती है, मतलब कि मियाँ बीवी के पास आकर, कि आपका कुत्ता भाग गया, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। आज संडे होने की वजह से आज दोनों पूरा शहर इधर घूमते रहते हैं। रात होने के बाद दोनों एक मेट्रो स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पर उमा एक कैंडी को देखकर गोपाल को खरीदने के लिए बोलती है और गोपाल कैंडी खरीदने के लिए जाता है, मगर वह उमा को बोलता है कि तुम ट्रेन में जाकर सीट ढूंढो, मैं अभी लेकर आता हूँ। गोपाल जब कैंडी लेकर ट्रेन के पास आता है तो ट्रेन कब की जा चुकी होती है। बहुत देर के बाद गोपाल जब घर आता है तो उमा भी अभी बैठी होती है। पूछती है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो। गोपाल बोलता है कि मैं वहाँ से भागते भागते पैदल ही आ रहा हूँ। उमा बोलती है कि अरे दूसरी ट्रेन आ जाती, तुम उसे पकड़कर चले आते। गोपाल बोलता है कि मैं उतना सोचा ही नहीं। इधर से गोपाल बची हुई कैंडी उमा को देने लगता है। उमा इस कैंडी को बिना खाए फेंक देती है। इसके बाद वह दारू पीकर गोपाल से किस मांगने लगती है, तो कुछ ही सेकंड्स में झट से दोनों किस करके हट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद कुछ ही समय में दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। उमा एक और बार करने के लिए चादर ओढ़ती है किस करने के लिए। इस तरह से दोनों फिर से रात भर इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो इस बीच गोपाल के साथ कुछ ऐसा होता है। सुबह होने के बाद उमा यह देखती है कि इसने जो परिंदे कचरे की गाड़ी में जो फेंक दिए थे वही परिंदे इसके खटिया के नीचे से बाहर आ रहे थे और यह देख कर उमा डर जाती है। वह जल्दी से गोपाल को जगाने लगती है, मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि रात के दौरान गोपाल इंटीमेट के वक्त ही मर चुका होता है। पता नहीं दोनों कैसे इंटीमेट हुए। उमा अब तक इसी लाश के साथ सोई हुई है। इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। अब ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद वह वॉचमैन उमा के घर आता है उसका हालचाल पूछने के लिए, मगर उमा अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। यह वॉचमैन गोपाल की फ्रेंड की पत्नी से जाकर पूछता है यह दोनों नजर नहीं आ रहे हैं, तो वह बोलती है कि दोनों कई दिनों से नजर नहीं आ रही, उमा और ना ही गोपाल। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उमा गोपाल की लाश को किसी जगह पर बैठा देती है और उसी तरह इसे फूलों से सजा देती है। इसके आसपास दिए जला देती है, इसके गले में लाइटों का हारी पहना देती है। और दिन पर दिन तो गोपाल की लाश सड़ने लगती है और उसी तरह उमा भी अपने घर से बाहर नहीं जाती। इसके बाद एक रात काफी सारी बकरियां उमा के पास आकर चिल्लाने लगती हैं। उमा बहुत ही मुश्किल से इन सारी बकरियों को अपने घर से बाहर लाकर किसी जगह पर ले जाने लगती है। तभी उमा यह देखती है कि मेरे घर के दरवाजे पर डैन करके लिखा हुआ है। इसके बाद उमा जब वापस अपने घर पर आ रही होती है तो गोपाल के फ्रेंड की पत्नी इसके पीछे पीछे आकर इसके घर के अंदर आती है। घर के अंदर गोपाल की लाश को देखकर इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उमा इससे बोलती है कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी प्यासी हूँ। इतना बोलती इसे जान से खत्म कर देती है। थोड़ी देर के बाद उमा यह ऑब्जर्व करती है कि इसकी पड़ोसी शीतल गाँव से वापस आ चुकी है। उमा अपने घर की दीवारों से बात करने लगती है। शीतल जब गाँव से वापस आई तो उसने मोहल्ले के लोगों से यह सुना कि इस घर में डैन रहती है। यह सुनकर उमा हंसने लगती है और शीतल से एक छोटी सी मदद मांगती है कि मुझे एक बड़ा सा आरा चाहिए। इस तरह से उमा आरा मांगकर उस औरत के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है। आधी रात को उसके टुकड़े को किसी एरिया में ले जाकर कहीं डाल देती है और इसी एरिया में कुछ बकरियां होती हैं जिसे उमा ने कुछ दिनों पहले छोड़ा था, तो वह सारी बकरियां लाश को खाने लगती हैं। अब अगले दिन उमा उस ट्रांसजेंडर से मिलकर उससे भी एक मदद मांगती है। बदले में आई ट्रांसजेंडर इससे पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उमा बोलती है तो बहुत ही कठिन रास्ता है, तुम इस बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है, मगर तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वह ट्रांसजेंडर किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उसे बात करने लगती है। दरअसल उमा गोपाल की लाश को लेकर कहीं पर जाने लगती है, तो ले जाने के लिए इसी ट्रक ड्राइवर से बात कर रही होती है। वो ट्रक ड्राइवर उमा को किसी जगह पर लाकर ड्रॉप करता है कि मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, आगे तुम देख लो। इसके बाद उमा गोपाल की लाश को किसी सुनसान जगह पर लाकर उसे जला देती है। सुबह होने के बाद भी उमा अभी तक यहीं पर बैठी रहती है। इसके बाद एक अघोरा यहाँ आकर गोपाल की जो लाश थी उसकी राख होती है, उसे लेकर अपनी बॉडी
बॉडी पर लगाने लगता है। थोड़ी राख उमा के चेहरे पर भी लगा देता है। अब बची हुई राख उमा अपने पास रख लेती है। उमा उस राख को लेकर पैदल ही वापस जा रही होती है। तभी से चक्कर आते हैं और वह वहीं पर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद उमा को जब होश आता है तो वह देखती है कि मैं किसी औरत के आश्रम पर हूँ, मतलब कि किसी लेडी के मंग के पास होती है। वो लेडी उमा को थोड़ा खाना देकर बोलती है कि हम लोग जानवर नहीं खाते, हम लोगों के पास यही है। उमा इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं रात होने तक यहाँ रुक सकती हूँ। इस पर एक लेडी मंग बोलती है कि जब तक आपका मन चाहे तब तक आप यहाँ रह सकती हो। इस तरह से उमा अब यहीं पर रहने लगती है। नीचे गिरने की वजह से उमा की नाक टूट चुकी होती है। एक मंग इसकी नाक की मलहम पट्टी करती है। इसके बाद एक चिड़िया उमा के पास मंडराने लगती है तो उमा इस चिड़िया को पकड़कर खा लेती है। इसके बाद वो यहीं के फोन से शीतल के पास कॉल करके बोलती है कि मैं मुंबई वापस आ रही हूँ, मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। इस तरह से अब उमा रात होने के बाद वापस मुंबई आने लगती है। तभी उमा यह देखती है कि मोहल्ले के लोग हाथ में आग लेकर मेरे घर के बाहर खड़े हैं। जब मोहल्ले के लोग उमा का घर का दरवाजा खोलते हैं तो काफी सारी चिड़िया उसके घर से बाहर आती हैं। जब उमा यहाँ से भागने वाली होती है तभी एक पुलिस वाला और एक पंडित उमा को घेर लेते हैं। जब पंडित गंगा जल लेकर उमा के ऊपर छिड़कने वाला होता है तभी पीछे वाली पोल से चिंगारी आने लगती है। इस चीज को देखकर पंडित और पुलिस दोनों उमा के पैरों के नीचे गिर जाते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर उमा यहाँ से भागने लगती है और रास्ते के दौरान हम लोगों को ये बातें मालूम चलती हैं कि दूसरी गली में बिजली मिस्त्री वाले क्रेन का काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ होता है उमा के पास। तभी उमा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने वाले लोग शीतल और उसके फ्रेंड होते हैं। इसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं ताकि उमा किसी को नजर ना आए। जब वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी मोहल्ले के लोग इस गाड़ी को रोक देते हैं तो उमा गाड़ी से उतरकर उन लोगों के सामने जाती है। एक आदमी बोलता है कि तुम एक जानवर हो। उमा बोलती है कि इंसान होना मुश्किल है, कि तुम्हें क्या दिक्कत है। इस तरह से वो उन सारे लोगों को डरा कर वहाँ से भेज देती है। इसके बाद शीतल और उसके फ्रेंड उमा को रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करते हैं। उमा एक ट्रेन पकड़कर यहाँ से जाने लगती है। जब उमा ट्रेन से बाहर झांकर देखती है तो सारी बकरियां इस ट्रेन के पीछे आ रही होती हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों इस मूवी की एंड की बात करें तो दरअसल उमा एक वैम्पायर होती है। यहाँ पर यह वैम्पायर कैसे बनी हमें मूवी में दिखाया नहीं गया है, इसलिए इसे इंसानों को खाना नहीं पचता, जब भी खाती उल्टियां कर देती। इसलिए उमा की इच्छा होती है कि यह खून पिए बकरियों को मारकर। उसका खून पीने के बाद इसकी प्यास बुझती है और प्यास नहीं बुझती तो परिंदों को मारकर अपनी प्यास बुझाती है। कुछ टाइम के बाद परिंदे बकरियां सब जिंदा हो जाते हैं। मतलब कि वैम्पायर का मतलब यही होता है और जिसे भी काटेगा वह वैम्पायर हो जाएगा। इसलिए उमा ने उस औरत को काटा नहीं बल्कि उसे खत्म कर दिया और छोटे छोटे टुकड़े करके बकरी को खिला दिए। अगर वो उस औरत को काटती तो वह भी वैम्पायर बन जाती। वैम्पायर हमेशा छाव में रहना पसंद करते हैं। जब भी धूप में जाते हैं तो उन्हें ठंड लगने लगती है और फिर उनकी स्किन जलने लगती है। और दोस्तों जब भी उमा दिन में कहीं पर जाती तो अपने आप को कवर करके जाती क्योंकि उसकी स्किन न जले। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगेगी। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी है क्योंकि डिफरेंट कंसेप्ट है और डिफरेंट लेवल की मूवी है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी मूवीज देखना और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।